हेलो एवरीवन। आज हम पढ़ने वाले हैं मोटिवेशन की प्रोसेस थ्योरी के बारे में। इससे पहले हमने डिस्कस की थी मोटिवेशन की कंटेंट थ्योरी। तो हमारी जो एक कंटेंट थ्योरी थी जो डिस्कस करनी रहती थी वो थी एल्टन मायो की मोटिवेशन थ्योरी। जो एल्टन मायो थे उनका बिलीव था कि जो एम्प्लॉय है वो हाई पे देने से जो है मोटिवेट नहीं होते, बल्कि वो मोटिवेट होते हैं उनके सोशल रिलेशनशिप की वजह से और जो इन्वायरमेंट कंडीशन है उनकी वजह से। तो एल्टन मायो ने 2x2 की मैट्रिक्स दी थी जिनके अंदर उन्होंने 4 फैक्टर को डिस्कस किया था और 2 जो फैक्टर है वो एज ए स्टैंडर्ड उन्होंने जो है फिक्स की थी, जिसमें पहला स्टैंडर्ड है हमारा नॉर्म्स का, सेकंड स्टैंडर्ड है हमारा ग्रुप का। नॉर्म को उन्होंने रिलेट किया है किसी भी एम्प्लॉय की प्रोडक्टिविटी से और ग्रुप को उन्होंने रिलेट किया है कि जो एम्प्लॉयज़ हैं उनके बीच रिलेशनशिप कैसे हैं, वो दूसरों के साथ कितनी अच्छे से बना के रखते हैं। तो यहाँ पर जो मेजरमेंट है वो लो है, यहाँ पर हाई, यहाँ पर लो, यहाँ पर हाई। जो 4 फैक्टर है उसमें फर्स्ट फैक्टर है नो इम्पैक्ट का, सेकंड है नेगेटिव इम्पैक्ट का, थर्ड है सम पॉजिटिव इम्पैक्ट और फोर्थ है हाई पॉजिटिव इम्पैक्ट। तो आइए डिस्कस करते हैं। जो फर्स्ट फैक्टर था हमारा वो था नो इम्पैक्ट। नो इम्पैक्ट, तो देखिए हमने स्टैंडर्ड के रूप में दो जो है पैरामीटर लिए थे, एक ग्रुप और एक नॉर्म। नॉर्म मैंने बताया था प्रोडक्टिविटी से रिलेट करेगा और ग्रुप बताया था रिलेशनशिप से रिलेट करेगा। तो इस जब हम मैट्रिक्स को देखते हैं तो नो इम्पैक्ट में जो ग्रुप है वो भी लो है और जो नॉर्म्स है वो भी लो है। इसका मतलब ये जो ग्रुप लेवल पर भी जो एम्प्लॉय है उसके रिलेशनशिप अच्छे नहीं है, वो दूसरों के साथ अच्छी बना के नहीं रखता, और जो नॉर्म है मतलब उसकी प्रोडक्टिविटी है वो भी क्या है यहाँ पर एम्प्लॉय की, वो भी लो है, वो अच्छे तरीके से जो है अपने वर्क्स को काम को परफॉर्म नहीं कर रहा है। सेकंड जो हमारा फैक्टर है वो है नेगेटिव इम्पैक्ट का। नेगेटिव इम्पैक्ट में क्या है, नेगेटिव इम्पैक्ट, इसके अंदर भी वही दो पैरामीटर है हमारे ग्रुप और नॉर्म का। इसके अंदर क्या है, जो ग्रुप है ग्रुप लेवल पर तो वो हाई है उसकी परफॉर्मेंस, लेकिन नॉर्म लेवल पर वो क्या है, लो है। ग्रुप लेवल पर हाई होने का क्या मतलब है कि वो जो एम्प्लॉयज़ हैं उनकी आपस में रिलेशनशिप तो बहुत अच्छी है, लेकिन उनकी प्रोडक्टिविटी है वो अच्छी नहीं है, वो अपने काम को अच्छे तरीके से परफॉर्म नहीं कर रही हैं। तो इसको जो एल्टरमायर ने नेगेटिव इम्पैक्ट के अंदर क्यों रखा है, क्योंकि जब उनका ग्रुप लेवल पर हम देख रहे हैं वो हाई हैं, इसका मतलब क्या है कि यहाँ एम्प्लॉय गैंग बना लेंगे। और हमें पता है कि कोई भी जब एम्प्लॉय गैंग बनाते हैं वो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए अच्छे नहीं होते, क्योंकि वे ऑर्गेनाइजेशन के अपोजिट जो है काम करना भी शुरू कर देते हैं, ऑर्गेनाइजेशन के रूल रेगुलेशन के अपोजिट भी चले जाते हैं। तो इसलिए एल्टन मायो ने इसको नेगेटिव इम्पैक्ट के जगह पर रखा है। जो थर्ड हमारा फैक्टर था वो है सम पॉजिटिव इम्पैक्ट। सम पॉजिटिव इम्पैक्ट, इसके अंदर सेम हमारे वही दो स्टैंडर्ड है, एक ग्रुप लेवल पर देखेंगे, एक नॉर्म यानी उनकी प्रोडक्टिविटी को देखेंगे। तो यहाँ ग्रुप जो लेवल है वो उसका लो है और नॉर्म वो उसका हाई है, जैसा हम मैट्रिक्स में देख रहे हैं। सम पॉजिटिव इम्पैक्ट में नॉर्म हाई है और जो ग्रुप है वो लो है। तो इसके अंदर क्या है सम पॉजिटिव इम्पैक्ट में कि जो एम्प्लॉय है उसकी दूसरों के साथ रिलेशनशिप अच्छी नहीं है, वो अपने जो को एम्प्लॉयज़ हैं उनके साथ उनके जो रिलेशंस हैं, जो फ्रेंडशिप है वो अच्छी नहीं है, लेकिन जो उनकी खुद की प्रोडक्टिविटी है वो हाई है। इसका मतलब जो इंडिविजुअल है, जो एम्प्लॉय है, वो अपने सिर्फ इंडिविजुअल गोल को प्रेफर कर रहा है, वो सिर्फ अपनी इंडिविजुअल प्रोडक्टिविटी को देख रहा है, वो टीम वर्क को सपोर्ट नहीं कर रहा है, वो टीम वर्क में काम नहीं कर रहा है। तो इसमें कुछ अच्छी बात क्या है कि उसकी प्रोडक्टिविटी इंडिविजुअल प्रोडक्टिविटी है ना वो तो हाई है ना, बस उसकी टीम वर्क जो है वो लो है। तो इसलिए एल्टन मैन ने इसको सम पॉजिटिव इम्पैक्ट के अंदर रखा है। द नेक्स्ट जो है हमारा लास्ट वो है हाई इम्पैक्ट। हाई इम्पैक्ट में सेम वही दो ग्रुप और नॉर्म। ग्रुप लेवल पर भी यहाँ जो है हाई है और जो नॉर्म है वो भी हाई है। इसका मतलब क्या है कि इसमें वो एम्प्लॉय आते हैं जो टीम वर्क को भी सपोर्ट करते हैं, जो टीम वर्क को भी सपोर्ट करते हैं और उनकी इंडिविजुअल अगर हम प्रोडक्टिविटी देखें, उनका हार्ड वर्क देखें,
वो भी क्या है, हाई है। तो ये थी एल्टन मायर की 2x2 मैट्रिक्स, जिसके अंदर उन्होंने 4 एलिमेंट्स को डिफाइन किया है: नो इम्पैक्ट, नेगेटिव इम्पैक्ट, सम पॉजिटिव इम्पैक्ट, हाई पॉजिटिव इम्पैक्ट। इसके बाद आती है हमारी मोटिवेशन की प्रोसेस थ्योरी। प्रोसेस थ्योरी के अंदर पहली आती है इक्विटी थ्योरी। जो मोटिवेशन की प्रोसेस थ्योरी में पहली थ्योरी इक्विटी थ्योरी है, वो किसने दी थी? वो दी थी एडम ने। इसमें जो एडम है इस इक्विटी थ्योरी में, वो क्या बताते हैं कि कोई भी इंडिविजुअल है, जितने भी ऑर्गेनाइजेशन में आउटकम्स दे रहा है और बदले में जितने उसको इनपुट लगाने पड़ रहे हैं, मतलब जितने वो एफर्ट लगा रहा है और बदले में जो उसको रिवॉर्ड मिल रहा है, वो कंपेयर करके देखेगा। कंपेयर किससे करेगा? जो जिस जॉब पर वो काम कर रहा है उसी सिमिलर जॉब पर अदर एम्प्लॉयज़ जो काम कर रहे हैं उनसे वो कंपेयर करेगा। कंपैरिजन में 3 टाइप की सिचुएशन आ सकती है। पहली सिचुएशन क्या है कि जो इंडिविजुअल को आउटकम्स मिल रहे हैं और बदले में जितने वो एफर्ट लगा रहा है, और सिमिलर को एम्प्लॉय जो है उसको जो आउटकम्स मिल रहे हैं और बदले में जितने वो एफर्ट्स लगा रहा है, अगर उसको जो रिवॉर्ड है दूसरे को एम्प्लॉय को सेम वर्क लेवल पर दूसरे एम्प्लॉय को अगर रिवॉर्ड ज़्यादा मिल रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगी? इनइक्विटी हो जाएगी। इसके अंदर क्या है, जो इंडिविजुअल है वो क्या फील करेगा? डीमोटिवेट फील करेगा, क्योंकि सेम एफर्ट पर और सेम आउटकम्स पर जो दूसरे एम्प्लॉयज़ हैं उनको ज़्यादा रिवॉर्ड मिल रहे हैं और उसको कम रिवॉर्ड मिल रहे हैं, जिसकी वजह से वो क्या डीमोटिवेट फील करेगा और वो अपने पहले जितने एफर्ट से काम नहीं करेगा। वो क्या सोचेगा कि अगर उनका जो मुझसे कम एफर्ट से, मतलब रिवॉर्ड तो सेम मिलना है, अगर वो कम एफर्ट से भी काम करेगा तो भी रिवॉर्ड उसका सेम रहेगा। तो इसलिए जो पहली सिचुएशन है उसमें इनइक्विटी के चलते जो एम्प्लॉयज़ है वो डीमोटिवेट फील करेगा। सेकंड है, अब एम्प्लॉय क्या कर रहा है कि जो उसके आउटकम्स है, जो उसको रिवॉर्ड मिल रहा है, बदले में जो एफर्ट लगा रहा है अपनी जॉब पर, जो उसको रिवॉर्ड मिल रहे सिमिलर, अगर उसकी जैसी जॉब पर दूसरा कोई एम्प्लॉय है जो आउटकम्स लगा रहा है और जो एफर्ट लगा रहा है, दोनों को सेम रिवॉर्ड मिल रहा है। मतलब जो बेनिफिट उसको इस अपनी जॉब पर एफर्ट लगाने से मिल रही है, वही सिमिलर जॉब पर दूसरे एम्प्लॉय को एफर्ट लगाने से मिल रहे हैं रिवॉर्ड्स, वो सेम है, तो सेटिस्फाई फील करेगा। वो क्या सोचेगा कि हाँ भाई, उसको भी इतना ही मिल रहा है इसी जॉब पर और इसे इतने ही एफर्ट के अकॉर्डिंग जो है रिवॉर्ड्स मिल रहे हैं और मुझे भी इतने मिल रहे हैं। तो यहाँ पर जो है सिचुएशन इक्विटी की है। सेकंड, जो थर्ड सिचुएशन है, इसमें क्या है कि एम्प्लॉय जितने एफर्ट लगा रहा है उसके बदले में उसको रिवॉर्ड ज़्यादा मिल रहे हैं एज़ कम्पेयर टू अगर दूसरे एम्प्लॉयज़ की बात करें तो। जैसे जो एक एम्प्लॉय है वो दो से एक ही सिमिलर, दोनों सिमिलर जॉब पर काम कर रहे हैं, कोवर्कर्स हैं। एक जो है एफर्ट लगा रहा है, उसके बदले में जो उसको रिवॉर्ड्स मिल रहा है, और सेकंड सिमिलर जॉब वाला एम्प्लॉय जो है एफर्ट लगा रहा है, बदले में जो उसको आउटकम मिल रहे हैं। अगर हमारे रिवॉर्ड ज़्यादा हैं, अगर इस एम्प्लॉयज़ के इंडिविजुअल एम्प्लॉय के जो है कंपेयर करने वाले के जो रिवॉर्ड्स है वो ज़्यादा है जो सिमिलर जॉब पर दूसरा एम्प्लॉय कर रहा है उससे, तो ये है तो इनइक्विटी की सिचुएशन। लेकिन हम जो है प्राइड, यहाँ पे प्राइड फील करेंगे। हम क्या सोचेंगे कि हमारी जो है ऑर्गेनाइजेशन में वैल्यू ज़्यादा है, या हम ओवर कॉन्फिडेंस हो जाएंगे कि हम, हो सकता है कि हमारा वर्क उससे वर्क से ज़्यादा अच्छा हो, इसलिए हमें उससे ज़्यादा जो है रिवॉर्ड मिल रहे हैं। तो ये थी जो है एडम की इक्विटी थ्योरी, जिसके अंदर जो एम्प्लॉय है कंपेयर करके देखेगा कि जो वो है एफर्ट लगा रहा है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, उसके बदले में जो रिवॉर्ड मिल रहे हैं उसको कंपेयर करेगा उसी तरह की जॉब कोई दूसरा एम्प्लॉय कर रहा है उससे कंपेयर करके ये देखेगा कि उससे जो दोनों के बीच इक्विटी है या नहीं है। अगर इक्विटी होती है तो वो सेटिस्फाई होगा, अगर उसको ज़्यादा मिल रहा है तो भी वो जो है मोटिवेट फील करता है कि हाँ भाई, हो सकता है मेरे अच्छे वर्क को लेकर जो है मुझे ज़्यादा रिवॉर्ड दिए जा रहे। लेकिन अगर वो सिमिलर नहीं होंगे, दोनों में डिफरेंस होगा, तो जो एम्प्लॉय है वो डीमोटिवेट फील करेगा, क्योंकि उसको लगेगा कि वो ज़्यादा एफर्ट लगा रहा है लेकिन बदले में जो उसको रिवॉर्ड है वो बहुत कम मिल रहे हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट मोटिवेशन की थ्योरी आती है हमारे पास, वो आती है एक्सपेक्टेंसी थ्योरी, जो विक्टर व्रूम ने दी थी। इसके अंदर उन्होंने ना 3 टाइप के एलिमेंट्स को जो है एनालिसिस किया है, जिसमें पहला आता है एक्सपेक्टेंसी, सेकंड आता है इंस्ट्रूमेंटलिटी और थर्ड आता है बैलेंस। इसमें क्या होता है कि इसमें कोई भी जो एम्प्लॉय है वो एक्सपेक्टेशन रखता है, कि वो बिलीव रखता है कि अपने पास एक्सपीरियंस के बेस पे कि हाँ वो इस काम को कर सकता है। वो क्या सोचता है कि मैं इस काम को कर सकता हूँ, और जो उसने अपने स्टैंडर्ड और जो गोल्स रखे हैं उनको वो अचीव कर सकता है।
सेकंड जो एलिमेंट है इंस्ट्रूमेंटलिटी में, इसमें क्या होगा कि इसमें वो क्या देखेगा कि अगर मैं ये गोल्स को, इन स्टैंडर्ड्स को अचीव कर लेता हूँ, उसके बदले में मुझे क्या रिवॉर्ड मिलेगा। वो रिवॉर्ड से जो है कंपेयर करेगा, हाँ अगर मैंने ये टारगेट अचीव कर लिया तो मुझे प्रमोशन मिलेगा, अगर मैंने ये गोल मीट कर लिए तो मेरी पे स्केल जो है इंक्रीज़ हो जाएगा। थर्ड में बैलेंस, बैलेंस में क्या है कि अगर मान लो उसने अपने गोल्स को अचीव कर लिया तो अब वो देखेगा कि उसको जो डिज़ायरेबल रिवॉर्ड थे, जो उसने एक्सपेक्ट किए थे कि अगर मैं ये काम करता हूँ तो मुझे ये रिवॉर्ड मिलेगा, वो मिला है या नहीं मिला। बैलेंस में क्या है, वो चेक करेगा कि उसकी एक्सपेक्टेशंस के अकॉर्डिंग उसको रिवॉर्ड जो है मिला या नहीं मिला है। तो ये थी जो है एक्सपेक्टेंसी थ्योरी जो विक्टर व्रूम ने दी थी। इसमें क्या है कि कोई भी जो एम्प्लॉई है सबसे पहले एक्सपेक्ट करता है कि हाँ अगर मैंने ये अपने लिए स्टैंडर्ड फिक्स करता है कि अगर मैं इतना काम करता हूँ, इस अकॉर्डिंग परफॉर्मेंस देता हूँ तो मुझे ये रिवॉर्ड मिलेगा। और एट लास्ट में वो चेक करता है कि जो उसने आउटकम्स दिए हैं उसके अकॉर्डिंग उसको रिवॉर्ड मिला है या नहीं मिला है। देन हमारे पास नेक्स्ट थ्योरी आती है पोर्टर और लॉलर की मोटिवेशन मॉडल। इसके अंदर जो है इन्होंने एक रिलेशनशिप दिखाई है किसकी, जो है परफॉर्मेंस के बीच और सेटिस्फेक्शन के बीच जो है एक रिलेशनशिप इन्होंने शो की है। इसमें जो पोर्टर लॉलर थ्योरी है इसमें मोटिवेशन की, इसमें एक अजम्पशन लेके चलती है कि जो रिवॉर्ड होते हैं वो कोज होते हैं सेटिस्फेक्शन का, कि जो हमने रिवॉर्ड मिला है वो कोज होएगा सेटिस्फेक्शन का। अगर हमें रिवॉर्ड मिलता है तो हम सेटिस्फाई होते हैं, अगर हमें अपने आउटकम्स के अकॉर्डिंग रिवॉर्ड नहीं मिलते तो कोई भी एम्प्लॉई है वो क्या होगा, डीमोटिवेट होगा। एंड सम टाइम जो परफॉर्मेंस है वो प्रोड्यूस करती है रिवॉर्ड को, जो हमारे आउटकम्स है वही तो हमारे रिवॉर्ड्स को डिसाइड करते हैं ना, कि अगर हमारी परफॉर्मेंस अच्छी होगी तो हमें रिवॉर्ड भी अच्छे मिलेंगे, और अगर हमारी परफॉर्मेंस ही अच्छी नहीं होगी तो रिवॉर्ड को हम जो है एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। देन ये क्या करते हैं, एक हाइपोथेसिस लेके चलते हैं कि इसके बीच रिलेशनशिप होती है बिटवीन सेटिस्फेक्शन एंड परफॉर्मेंस। ये कहते हैं कि जो सेटिस्फेक्शन और परफॉर्मेंस है वो एक दूसरे से रिलेट करते हैं। ये कहते हैं कि जो ये है मल्टी वेरिएबल मॉडल है, इसके अंदर क्या दिखाया गया है कि कोई भी एम्प्लॉइज़ है अगर अपने जो गोल्स के अकॉर्डिंग और स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग अगर वो परफॉर्मेंस देता है तो उसकी दो टाइप की जो एक्सपेक्टेशंस है वो अराइज होती है। पहली होती है इंट्रिंसिक और सेकंड होती है एक्सट्रिंसिक। इंट्रिंसिक में क्या होता है कि इसमें कोई एम्प्लॉय जो है जो हाई पे को छोड़कर दूसरी चीज़ें देखता है, कि वो प्राइड फील करता है, हाँ मैंने ये कर लिया। वो थोड़ा ये सोचता है कि अब उसको ज़्यादा रिस्पेक्ट मिलेगी, अब उस जो है एक इंटरनल सेटिस्फेक्शन जो है वो की बात करता है, जो इंट्रिंसिक रिवॉर्ड है। दूसरा है जो एक्सट्रिंसिक रिवॉर्ड है, इसके अंदर जो एम्प्लॉयज़ की क्या एक्सपेक्टेशन हो सकती है कि उसको प्रमोशन मिलेगा, उसकी हाई पे मिलेगी, उसको बोनस मिल सकता है, उसको और कोई पैकेज मिल सकता है। तो ये दो टाइप के रिवॉर्ड है जो कोई भी एम्प्लॉय है जो एक्सपेक्ट कर सकता है। उसके बाद जो उसके अकॉर्डिंग जो है वो ये देखेगा, जब उसने परफॉर्मेंस दी, जो उसको आउटकम्स आए, उसको रिवॉर्ड मिला, उसमें दो चीज़ें आ सकती है, जो उसको रिवॉर्ड मिला उससे वो सेटिस्फाई हुआ है या नहीं हुआ है। अगर उसके आउटकम्स के अकॉर्डिंग उसको रिवॉर्ड मिला है तो वो सेटिस्फाई फील करेगा, लेकिन अगर उसके आउटकम्स के अकॉर्डिंग उसको रिवॉर्ड नहीं दिया गया तो वो दोबारा से जो है उतनी अच्छे जो है परफॉर्मेंस पर ध्यान नहीं देगा। तो इसलिए इन्होंने कहा है कि जो परफॉर्मेंस है वो डायरेक्टली रिलेट करती है सेटिस्फेक्शन से, और जो रिवॉर्ड है एक लिंक क्रिएट करता है, कि अगर आप आउटकम्स अच्छे दोगे तो आपको रिवॉर्ड अच्छे मिलेंगे, और रिवॉर्ड अच्छे मिलेंगे तो आप सेटिस्फाई होंगे, तो दोबारा आप मोटिवेट फील करोगे, दोबारा आपकी और परफॉर्मेंस जो है अच्छी हो जाएगी। तो ये था पोर्टर और लोलर का मॉडल। गोल सेटिंग थ्योरी जो है 1960 में एडविन लोके ने दी थी। देखो इसके नाम से शो हो रहा है गोल सेटिंग थ्योरी, इसका मतलब यहाँ पर हम क्या सेट करेंगे, अपने एम्प्लॉयज़ के लिए गोल सेट करेंगे। इन्होंने कहा है कि जो गोल्स हैं वो एक लिंक क्रिएट करेंगे परफॉर्मेंस के लिए, क्योंकि जब एम्प्लॉयज़ को पता होगा कि उनके गोल्स ये टारगेट ये हैं तो वो और ज़्यादा जो है उसकी तरफ सक्सीड होंगे, गोल्स को अचीव करने की तरफ एक जो है एक हंगर क्रिएट कर देंगे गोल्स को अचीव करने की एम्प्लॉयज़ के बीच। तो इसमें क्या है, जो मैनेजर है वो क्या करेगा, स्मार्टली जो है एस्टेब्लिश कर देगा एम्प्लॉयज़ के लिए गोल। उसके बाद वो टास्क दे देगा कि किस एम्प्लॉय को कौन सा टास्क जो है वो करना है। उसके बाद टाइम टू टाइम उनको फीडबैक देगा कि आपको ये काम ऐसे करना है, उनको एक डायरेक्शन प्रोवाइड करेगा। एंड ऑफ द पीरियड उनकी अचीवमेंट्स को, उनके गोल्स को देख चेक करेगा। यहाँ पर वो है ना सिर्फ जो है परफॉर्मेंस को जो मेज़र करेगा कि किस एम्प्लॉय ने कितना काम किया, उनके आउटकम्स क्या रहे, किन्होंने अपने गोल्स को अचीव कर लिया। उसके बाद आउटकम के बेस पर उनको क्या मिलेंगे, रिवॉर्ड्स मिलेंगे। जैसे ये हो सकते हैं रिवॉर्ड्स में भी बोनस, प्रमोशन, ये इस टाइप्स के। तो बेसिकली ये थ्योरी क्या कहती है कि आपको जो है गोल जो है एम्प्लॉयज़ के लिए सेट करने पड़ेंगे, और गोल सेट करने के लिए जो एडमिन लोग के ना 5 टाइप के जो प्रिंसिपल हैं
वो डिफ़ाइन की है, जिसमें पहला प्रिंसिपल है क्लियरिटी का। इन्होंने कहा है कि जो गोल आप सेट कर रहे हो ना, वो क्लियर होने चाहिए, क्लियर और कंसाइज होने चाहिए। सबको पता होना चाहिए कि हाँ, मुझे ये काम करना है, मुझे इसके अंदर इतने एफर्ट्स डालने हैं। सेकंड जो है चैलेंजिंग, ये कहता है कि गोल जो है ना तो बहुत ज़्यादा इजी होने चाहिए, ना हार्ड होने चाहिए। इजी होंगे तो एम्प्लॉयज़ को कुछ नया नहीं लगेगा काम करने में, कुछ चैलेंजिंग नहीं लगेगा, लेकिन अगर बहुत ज़्यादा हार्ड हमने गोल कर दिए तो उनके लगेगा अरे नहीं, ये तो हम अचीव कर ही नहीं सकते। तो गोल्स जो है मीडियम होने चाहिए, चैलेंजिंग होने चाहिए, उनको लगना चाहिए कि हाँ भाई, हम जो है कुछ नया कर रहे हैं। देन नेक्स्ट है कमिटमेंट। इन्होंने कहा है कि जो हम गोल सेट कर रहे हैं, जो हमारे एम्प्लॉयज़ है, वो कमिटेड होनी चाहिए बिल्कुल। उनको एक, उनके अंदर एक मोटिवेशन होनी चाहिए कि हाँ, हमें ये चीज़ करनी है, हम इनको अचीव कर सकते हैं। देन होती है फीडबैक। फीडबैक जो है इसलिए कंसिडर की जाती है कि अगर जब हमने गोल सेट कर दिए तो टाइमली उनको एक डायरेक्शन देने की ज़रूरत पड़ती है। कि कुछ एम्प्लॉय ऐसे होते हैं जो हमने नए हायर किए होते हैं, उनको टाइम टू टाइम जो है डायरेक्शन की ज़रूरत पड़ती है। उनको हम ट्रेन भी कर सकते हैं अपने गोल्स को अचीव करने के लिए। तो फीडबैक जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है, जो उनकी एम्प्लॉयज़ को जो भी प्रॉब्लम्स आ रही है उनको सॉल्व करने के लिए। देन आती है कम्प्लेक्सिटी। इसमें कहते हैं कि गोल्स इतने कम्प्लेक्स मत बनाओ कि उनको समझना भी मुश्किल हो जाए और अचीव करना भी मुश्किल हो जाए। गोल्स होने चाहिए जो मोटिवेट फील कराए, चैलेंजिंग हो, लेकिन बहुत ज़्यादा कम्प्लेक्सिटी ना हो, थोड़े इजी टू अंडरस्टैंड हो, कि जो आराम से एम्प्लॉयज़ उसको समझ ले और जो है वो उनके लिए काम करना शुरू कर दे। तो ये थी एडमिन लोगों की गोल सेटिंग थ्योरी। देन नेक्स्ट हमारे पास आती है सेल्फ एफिकेसी थ्योरी, जो एल्बर्ट बंडूरा ने दी है। इसके अंदर इन्होंने कहा है कि कोई भी एम्प्लॉई है ना, कोई काम करने से पहले वो अपने कुछ पैरामीटर्स पर अपने आप को जो है मेज़र करता है। वो अगर हमें कोई, जैसे कोई भी हमें काम दिखाया जाता है, तो सबसे पहले हम क्या सोचते हैं कि ये हम कर सकते हैं नहीं कर सकते। हम कैसे सोचते हैं कि ये कर सकते हैं नहीं कर सकते? या तो हम अपनी पास्ट परफॉर्मेंस को देखेंगे कि हाँ, अगर हमने पहले ये किया है, हमसे हुआ है या नहीं हुआ है। या फिर हम क्या देखेंगे कि हमारे हमसे पहले जिसने किया है उसने कैसे किया है। तो हम दूसरों को देखकर सीख सकते हैं। या फिर कोई हमारा फ्रेंड वो कह रहा है नहीं यार, ये मुझे पता है, ये तो तू कर सकता है। तो वो पर्सुएशन हो गई कि दूसरे हमें परसुएड कर रहे हैं कि नहीं, वो हमें मोटिवेट कर रहे हैं कि नहीं, आप ये जो है कर सकते हैं। और क्या हो सकता है कि हमारा माइंड सेट हो सकता है कि हमें इतना कॉन्फिडेंस है कि अगर हमारे पास कोई जो नया चैलेंज आया उसको हम कर सकते हैं। हमारा माइंड सेट इतना स्ट्रोंग है। तो यही सेल्फ एफिकेसी थ्योरी के अंदर अल्बर्ट बंडूरा ने जो है डिफ़ाइन किया है, जिसके अंदर उन्होंने 4 टाइप के एलिमेंट्स बताए हैं, जिसके बेस पर जो कोई एम्प्लॉई है वो जो है डिसीजन लेता है, जजमेंट करता है अपनी कि भई मैं ये काम कर सकता हूँ या नहीं। जिसमें पहला है परफॉर्मेंस आउटकम्स। परफॉर्मेंस आउटकम्स में क्या आता है कि वो अपने पास्ट एक्सपीरियंस को देखेगा कि उसने अगर ये पहले काम किया है, वहाँ वो सक्सीड हुआ या नहीं। अगर वो सक्सीड हुआ है तो उसका कॉन्फिडेंस होगा कि हाँ, मैं ये कर सकता हूँ। लेकिन अगर वो प्रीवियस में सक्सीड नहीं हुआ है, तो उसके अंदर माइंड में कहीं न कहीं ये बात जो है होगी कि अगर मैं पीछे सक्सीड नहीं हुआ, हो सकता है यहाँ पर भी जो चीज़ें हैं वेरी कर जाएँ। देन है विकारियस एक्सपीरियंस। इसमें क्या होता है कि हम ऑब्जर्वेशन के थ्रू जो है एक्टिविटीज़ को जो है ऑब्ज़र्व करते हैं, सीखते हैं। जैसे हमसे पहले अगर यही काम किसी और ने किया है, तो हम उसको देखकर सीख रहे हैं कि हाँ, उसने ऐसे किया था, हम भी ऐसे ही जो है कर सकते हो ऑब्ज़र्व करके, सेम है। थर्ड हमारे पास आता है सोशल पर्सुएशन। इसमें क्या होता है कि दूसरों का हम पर बिलीव होता है कि दूसरे अगर कोई हमें आके कहे, हम कई बार हमें पता नहीं होता कि हम ये कर सकते हैं, और अगर दूसरा कोई आके कहे कि हाँ तुम ये कर सकते हो, तुम करके देखो, और हम कर भी जाते हैं, तो वो सोशल पर्सुएशन के अंडर आता है कि दूसरे जब लोग हमें मोटिवेट कर रहे होते हैं कि हाँ तुम इस टास्क को कर लोगे, तो एक अंदर कॉन्फिडेंस राइज हो जाता है एम्प्लॉय के अंदर। तो फिर वो जो है चैलेंजिंग गोल को एक्सेप्ट करने के लिए रेडी हो जाता है। फोर्थ जो सेल्फ एफिकेसी थ्योरी में एल्बर्ट बंडूरा ने बताया एलिमेंट, वो है इमोशनल स्टेटस। इसमें कहता है कि जो आपका इमोशनल स्टेटस है, आपका माइंड सेट है, वो भी काफ़ी जो है आपके टास्क को अचीव करने में जो हेल्प करता है। अगर आपका माइंड के अंदर ही एंजाइटीज़, फियर, ये सारी चीज़ें हैं, तो आपका कॉन्फिडेंस भी लूज़ होगा और आप अपने टारगेट्स को भी अचीव नहीं कर पाओगे। सेम ऐसा ही हमारे साथ रियल लाइफ में होता है। अगर हम अपने आप को लेकर डाउट में रहते हैं, तो हम चीज़ें उतनी अच्छी तरीके से नहीं कर पाते जितना कि हम बिल्कुल फ्री माइंड से अगर कोई चीज़ करते हैं, बिना ऐसा सोचे कि मैं लूज़ करूँगा या विनूँ। तो उसको बिना सोचे, विन और लूज़ को, अगर आप कोई काम करते हो, चैलेंज एक्सेप्ट करते हो, तो आपके अंदर जो है कॉन्फिडेंस जो है बिल्ड होगा, चाहे आप विन कर जाओ या चाहे आप लूज़ कर जाओ। जो नेक्स्ट थ्योरी है मोटिवेशन की, वो है रीइंफोर्समेंट थ्योरी, जो
BF स्किनर ने दी है। उन्होंने कहा है कि कोई भी इंडिविजुअल है अपना बिहेव रिपीट करता है अगर उसके पॉजिटिव जो उसको आउटकम्स मिल रहे हैं, लेकिन अगर उसको कोई किसी काम करने के नेगेटिव आउटकम्स मिल रहे हैं तो वो उस चीज़ को जो है दोबारा रिपीट करना नहीं चाहेगा। तो इस फिनोमेना का जो ये है फिनोमेना, इसको लॉ ऑफ इफ़ेक्ट भी बोला है, जिसके अंदर BF स्किनर ने ये बताया कि कोई भी एम्प्लॉय है अगर उसको किसी चीज़ के पॉजिटिव रिजल्ट मिल रहे हैं तो उस काम को वो रिपीट करेगा, आगे भी उसको करेगा। लेकिन अगर किसी जो है फिनोमिना के हमें नेगेटिव रिजल्ट मिल रहे हैं तो हम उसको दोबारा रिपीट नहीं करते। इसके अंदर इन्होंने एक मैट्रिक्स दी है जिसमें 4 एलिमेंट्स हैं हमारे पास। पहला है पॉजिटिव रेनफोर्समेंट। इसके अंदर क्या बताया है कि ये जो है इनक्रीज करेगी पॉजिटिव बिहेवियर को। इसमें क्या करता है कि अगर किसी एम्प्लॉय ने अच्छा काम किया है तो जो मैनेजर क्या करेगा, उसकी प्रेज़ करेगा, जिससे वो और मोटिवेट होगा ऐसे ही और अच्छे काम करने के लिए और हार्ड वर्क करने के लिए। देन नेगेटिव रेनफोर्समेंट है। इसके अंदर क्या आता है कि इसमें अगर कोई हम जो है एक पॉजिटिव हमारा जो एम्प्लॉय है वो पॉजिटिव आउटकम्स दे रहा है, लेकिन कोई ऑब्स्टेकल आ गया, कोई जो है हर्डल आ गई, उसको रिमूव करते हैं। उसको रिमूव करके उसके पाथ को स्मूथ बनाते हैं, उसके काम के पाथ को। जैसे मान लो कोई एम्प्लॉय है, अगर उसको वर्किंग टाइम वो पूरा दे रहा है, लेकिन उसकी दिक्कत क्या है कि उसको जल्दी घर जाना पड़ रहा है, तो हम उसको क्या कह सकते हैं कि अगर जो तुम ऑफिस में ये टाइम लगाने वाले थे, तुम कुछ प्रोजेक्ट घर ले जाओ, घर जाके करो। तो इसमें क्या हम उसको फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड कर रहे हैं, मतलब जो उसके टाइम की हर्डल थी हम उसको जो है रिमूव कर रहे हैं। तो ये है नेगेटिव रेनफोर्समेंट, मतलब जो नेगेटिव फैक्टर आ रहे हैं हमारी जो है काम के बीच में, उसको जब हम रिमूव करते हैं वो नेगेटिव रेनफोर्समेंट होती है। देन आती है पनिशमेंट। पनिशमेंट क्या है कि कोई भी ऐसा बिहेवियर जिसको हम रिमूव करना चाहते हैं उसके बदले में हम पनिशमेंट देते हैं। जैसे क्लासरूम में कोई भी बच्चा लेट आता है तो टीचर उसको पनिश करता है और दूसरों के लिए एग्जाम्पल भी सेट करता है कि कल को अगर आप भी लेट आओगे तो आपको भी जो है पनिशमेंट मिलेगी। तो इसके अंदर क्या है कि एम्प्लॉयज़ को जो एक है रूल रेगुलेशन फॉलो कराने के लिए भी, और उस जो है उस बिहेवियर को रिपीट ना हो इन फ्यूचर, उसके लिए जो है पनिशमेंट दी जाती है। देन ऐसा है एक्सटेंशन। इसमें क्या होता है कि जो नेगेटिव बिहेवियर है, जो जैसे मान लो आपने अपने एम्प्लॉयज़ को जो है एक प्रोजेक्ट दिया जिसके लिए उन्होंने जो है ओवर टाइम करना पड़ रहा है, और उस ओवर टाइम के लिए आप जो है उनको रिवॉर्ड कर रहे हो, एक्स्ट्रा बोनस दे रहे हो, एक्स्ट्रा पे दे रहे हो। तो एम्प्लॉयज़ उस टाइम पीरियड में तो मोटिवेट होके काम करेंगे, ओवर टाइम कर रहे हैं उसके लिए उन्होंने पे मिल रहा है इसलिए वो मोटिवेट होके काम करेंगे। जैसे ही प्रोजेक्ट ख़त्म हुआ, ओवर टाइम ख़त्म हुआ, तो वो जो बिहेवियर था, जो रिवॉर्ड है, उनको एक्स्ट्रा टाइम के लिए रिवॉर्ड मिल रहा था, वो ख़त्म हो गया। वो वहाँ पे जो है बिल्कुल ख़त्म हो गया। तो वो जो एक्सटेंशन के अंदर आता है जिसमें हम उस बिहेवियर को जो है रिमूव कर देते हैं। पॉजिटिव जो कॉन्सिक्वेंस आ रहे थे उसको हम रिमूव कर देते हैं टाइम के अकॉर्डिंग और जो वर्क की नीड के अकॉर्डिंग। जैसे जैसे जब भी हमारा प्रोजेक्ट जब कंप्लीशन पे नहीं था तो ओवर टाइम के लिए हम उनको एक्स्ट्रा पे दे रहे थे, तब जो एम्प्लॉयज़ थे वो मोटिवेट होकर काम कर रहे थे, उस प्रोजेक्ट पर अपना टाइम देते। लेकिन जैसे ही प्रोजेक्ट कंप्लीशन हुआ, हमें एक्स्ट्रा टाइम पीरियड की ज़रूरत नहीं थी, हम ऑफिस वर्क में ही काम चला रहे, तो वो रिवॉर्ड में नहीं मिलेंगे। तो वो जो मोटिवेशन मिल रहा था एक्स्ट्रा, वो जो है रिमूव हो जाएगा, वो वहीं पे जो है ख़त्म हो जाएगा। तो ये थी BF स्किनर की रीइंफोर्समेंट थ्योरी, और यहाँ पे जो हमारी मोटिवेशन की थ्योरी ख़त्म होती है। आई होप आपको समझ आई होगी। अगर हम एग्ज़ाम पर्पस के तौर पर देखें तो हमें सभी जो थ्योरीज़ के एलिमेंट्स पता होने चाहिए, उनके जो मेन पॉइंट्स हैं, जो की पॉइंट है वो पता होना चाहिए, और दूसरा कौन सी थ्योरी किस राइटर ने दी है वो हमें पता होना चाहिए। कंटेंट थ्योरी कौन सी है, प्रोसेस थ्योरी कौन सी है, इन दोनों के बारे में हमें पता होना चाहिए। आई होप आपको ये अच्छी लगी होगी और आपकी हेल्पफुल रही होगी। थैंक यू।